नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार का दिन है, आज होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। फोन करके आप हमारे विषय विशेषज्ञ से विषय से संबंधित अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा कृषि दर्शन का जो कार्यक्रम है वो है विषय जो उसका रखा गया है वो है कृषि में सामयिक कार्य। फ़ोन नंबर हम आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिए और आप हमें फ़ोन करके आप अपने विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0755266049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ से भी आपकी कराते हैं पहले हम मुलाकात। हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम बात में स्वागत करते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर HD वर्मा, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ ही एक सफल किसान हमारे साथ में है, दिनेश पराशर जी बील खेड़ा से हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि भाई हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है। भाई किसान खेत में काम करता है और अन्न उपजाता है और अब आधुनिक पद्धतियों से काम हो रहा है। कृषि दर्शन कार्यक्रम भी आपके साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और हमारे विशेषज्ञ आपके साथ हैं। आप फ़ोन करिए, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर दे। तब तक करते हैं हम अपने विशेषज्ञों से सामयिक चर्चा। सर हमारा देखिए, अभी जिस समय हम देख रहे हैं कि मौसम एकदम से बदल गया है जी। एकदम से मौसम का ये परिवर्तित होना किसान भाइयों के लिए थोड़ा चिंता का विषय तो है, लेकिन हमारे किसान भाई भी तैयार रहते हैं प्रकृति से खेलने के लिए, लड़ने के लिए कि काम होना चाहिए। विशेष विशेषज्ञ होने के नाते क्या सामयिक हमारे किसान भाइयों को आप सलाह देते हैं? बिल्कुल, ये थोड़ी अच्छी बात इसलिए है, दिनेश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि अभी जो पानी गिरा है वो उतना नुकसान नहीं कर रहा है क्योंकि गेहूं की फसल, चने, ये सब पहले कट चुके हैं। केवल गेहूं वो बचा है जो धान की लेट बोने के बाद में बोया गया, तो वो कुछ जगह रहा है। और पानी भी आज हम जैसे देखें तो बूंदाबांदी हुई है, बहुत तेज़ पानी नहीं गिरा है। अब ये ज़रूर है कहीं कहीं ओले के भी आसार बताए गए हैं मौसम विभाग द्वारा, वो ना गिरे तो अच्छा है क्योंकि उससे ज़रूर नुकसान बहुत हो जाता है। तो लेकिन और विशेष कोई बड़ी चिंता की बात इस तरह के मौसम से नहीं है। ये ज़रूर है कि अब ये समय है, हमारे किसान भाई गर्मी की जो फसल लेते हैं, ग्रीष्मकालीन मूंग जी। तो उसमें ये महत्वपूर्ण समय आ गया है। बहुत से हमारे किसान भाई बोनी कर भी चुके हैं और कुछ किसान भाई हमारे बोनी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले मौसम में धान में कुछ बोनी लेट हुई थी, उसकी वजह से गेहूं भी देर से बोया गया और गेहूं देर से अब बस कट ही रहा है। उसके बाद में फिर मूंग की बोनी करेंगे। बिल्कुल। तो दिनेश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, मौसम में जो एकदम से परिवर्तन हुआ है, काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? नहीं, इस बार जो मौसम में एकदम इस बार अभी 80% 90% फसल तो कट चुकी है। किसान गेहूं अपना घर में रख चुका है, 10-5% बचा है, तो उसमें अभी ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। सर ने जैसे बताया तो मामूली सी मतलब बूंदाबांदी हुई है, उससे कोई किसान को भी नुकसान कहीं से नहीं है। तो हमारे किसानों को नुकसान तो नहीं है, लेकिन सतर्कता तब भी आवश्यक होती है क्योंकि आगे भी काम करना है। अब हमें ग्रीष्मकालीन फसलों की तैयारी करना है। ग्रीष्मकालीन फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी, इसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, आप देखें कि हमारे प्रदेश में जहाँ पानी है और जो कमांड एरिया है उसमें लगभग पूरे रकबे में ग्रीष्मकालीन मूंग बोई जा रही है। जी बिल्कुल। किसान भाइयों को उससे लाभ भी अच्छा मिला है, पानी का भी उपयोग हुआ है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग इस समय सामयिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण फसल है और इसमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि किसान भाई एक खेत में एक वर्ष में 3 फसल ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी देखभाल भी, उसकी खुराक भी, सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी। आपने ग्रीष्मकालीन मूंग की बात करी है, तो अगर हम बात करें कि इसको बोने का सबसे अच्छा समय कौन सा है और कौन कौन सी किस्में हैं? बिल्कुल ठीक है। ये अभी दिनेश जी बता रहे थे कि कुछ जगह हमारे उनके खेतों में भी और दूसरे किसान भाइयों की बोनी हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह जहाँ लेट गेहूं कटे हैं वहाँ भी बोनी होना है। सही समय इसका करीब 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक उचित समय है इसका बुआई का। तो इसी के हिसाब से लगभग बोनी भी समाप्त हो रही है कुछ को छोड़कर। और अगर जल्दी बोनी करते हैं तो तापक्रम कम होने की वजह से कीट बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। अगर और लेट होते हैं तो तापक्रम अधिक होने से पौधे की बढ़वार और फिर दाना थोड़ा छोटा रहता है, पैदावार में कमी आती। तो सही समय ये है कि 10 अप्रैल तक, अभी 2-4 दिन में और 12 अप्रैल तक कर लें तो इस समय हो भी जाएगा। जहाँ तक आपने जातियों की बात कही है तो
मैं अपने किसान भाइयों से ज़रूर कहना चाहूँगा, किसान भाई इतने बड़े रकबे में लगा भी रहे हैं मसूर मूंग, कि आप रोग रोधी जातियाँ ही लगाएं, आगे भी, अभी नहीं बोई हैं तो भी, क्योंकि अब रोग आना ऐसा होता है कि जैसे ही आपने फसल लगाई रोग और कीड़े तैयार बैठे रहते हैं उसको प्रकोप करने के लिए। तो ऐसी जातियां लगाएं जिसमें रोग नहीं लगता। मुख्य रूप से मूंग में पीली पत्ती वाला एक येलो मोजेक वायरस जिसको बोलते हैं, वो बहुत बीमारी लगती है और एकदम से फैलती है और पूरी फसल खराब होती है उसमें। तो इसमें अब जातियां ऐसी आ गई हैं जैसे जवाहर मूंग 3, ये एक ऐसी मूंग की जाति है जिसमें पीली पत्ती मोजेक रोग नहीं लगता, तो कम से कम उसको लगा के आप बेफिक्र हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जवाहर मूंग 721 है, पीडीएम 11 है, ये जातियां अच्छी हैं, तो इनका किसान भाई उपयोग करें। और दूसरी जातियां भी किसान भाई अपने स्तर पर ले रहे हैं, तो उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन इनको प्राथमिकता। बिल्कुल। दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी बीलखेड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो किस प्रजाति की मूंग को सबसे ज्यादा यहाँ पर बोया जाता है? हमने जो अभी सर ने बताया उसी प्रजाति की मूंग बोया है, सम्राट भी बोया, और हम अपने विशेषज्ञ कृषि विस्तार अधिकारी जो हैं उनसे सलाह लेके कब क्या डलना है मूंग बोते हैं। और अभी मूंग की बोनी बहुत तेजी से चल रही है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने कही है कि किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है कि विषय विशेषज्ञों से भी थोड़ी सलाह लेकर अगर हम बुआई करते हैं, काम करते हैं, तो वो हमें लाभ देते हैं और उससे उसको फ़ायदा होता है। अब जैसे कि हमने ग्रुप की आपने बता दिया कि ये जो हमारी बुआई होना है, और आपने जाति भी बता दी, बीज उपचार क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है? क्या अगर उन्नत बीज अगर हमने ले लिए हैं तब भी क्या बीज उपचार बहुत आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अब जो जातियां हमने कही हैं, अभी बताई हैं, उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं कि उनका पैदावार अच्छी है लेकिन रोग रोधी नहीं है जी, तो वो भी किसान भाई लेते हैं जी। तो उसका फिर इलाज है बीजोपचार जी। अगर एक बार बीजोपचार कर देंगे तो उससे आपकी फसल बीमारी से और रोग दोनों से बची रहेगी। जैसे आप अगर मूंग बो रहे हैं तो उसका बीजोपचार आप कर रहे हैं फफूंदनाशक दवा से, कार्बनडाजिम और थायरम से बीजोपचार करते हैं। 2 ग्राम थायरम, 1 ग्राम कार्बनडाजिम, 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको बीजोपचार करें। फिर पीएसबी कल्चर, राइजोबियम कल्चर, इनका उपचार करना है साथ में। ट्राइकोडर्मा भी आपको डालना है, इसमें थोड़ा उसको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन साथ में कीटनाशक से भी बीजोपचार करें जी। तो इसमें कीटनाशक में चाहे थायमेथाक्सम नाम का जो कीटनाशक, उससे आप बीजोपचार कर सकते हैं। उससे आपका फायदा क्या होगा कि जब फसल आपकी उग जाएगी उससे करीब 15 दिन तक उस बीजोपचार के कारण सुरक्षित रहेगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो इसका जरूर बीजोपचार में शामिल करना चाहिए। दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से बीजोपचार करते हैं और आपके जो साथी किसान भाई हैं उनको किस तरह से आप मार्गदर्शन देते हैं कि भाई बुआई के पहले बीजोपचार करना बहुत आवश्यक है? नहीं, बीज उपचार करना सर ने बताया, बहुत अच्छा बात बताई। हम ग्राम सेवक साहब से पूरा चार्ट बनवा कर, अच्छा, और उसमें पूरा क्या क्या मिलाना है, क्या क्या खाद देना है, कौन सा कीटनाशक डालना है, सिलो वाला डालना, तेज वाला, वो सब जानकारी लेकर ही पूरा मतलब बोनी करते हैं। और अभी किसान भाई बहुत तेजी में मतलब जो है मूंग की बोनी कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छा। और जो जहाँ भी सिंचाई का रकबा है कोई खाली छोड़ ही नहीं रहा है। क्या बात है, कोई भी सिंचाई का रकबा है तो छोड़ ही नहीं रहा है। और हमारे किसान हमसे जुड़ रहे हैं बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उनसे बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी, प्रश्न कीजिए, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गेहूँ की कटाई हो चुकी है, तो हम लोग तो गेहूँ की कटाई हो जाती है तो गर्मी में गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई का ये हमारा फायदा होता है कि जो उसमें कीड़े मकोड़े और जो हमारे कीमत होती है वो नष्ट हो जाती है। गर्मी की वजह से मिट्टी में जल भराव, जब पहला पानी गिरता है, जल भराव होता है तो हमारी मृदा की शक्ति बढ़ जाती। तो हमें जो है फसल का चक्र कैसे अपनाएं और फसल की वृद्धि चरण कैसे करें। और दूसरी चीज, जैसे कोई उथली जड़ वाली होती, कोई गहरी जड़ वाली होती, तो उसको कैसे, जो लोग लड़ाई में आग लगाते हैं इसको नष्ट कर देते हैं, इनके लिए कौन सा संदेश है? जी, तो हमारे ये नियमित दर्शक भी हैं और हमारे सफल किसान भी हैं, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, इन्होंने पूछा फसल चक्र किस तरह अपनाएं, इसके बारे में आप बताएं। ये बहुत अच्छी सामयिक बात आपने कही है। और फसल चक्र अपनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रभाव तुरंत तो दिखेगा, आगामी वर्षों तक उसका लाभ मिलता है जी। फसल उत्पादन में
तो ये बिल्कुल फसल चक्र अपनाएं। और ख़ास तौर से अभी क्या हो रहा है कि जैसे गेहूं या बारिश में धान, फिर गेहूं और उसके बाद में मूंग, लगातार यही चला। जैसे अभी की बात करें हम तो यही हो रहा है। कुछ जगह जहां धान नहीं है वहां सोयाबीन, चना, और अगर मूंग के लिए पानी है तो ठीक नहीं, सोयाबीन, चना। तो लगातार ये वर्षों तक ये चलता है। तो इसमें ये चिंता आपने सही की है और ये फसल चक्र अपनाने की बहुत आवश्यकता है। इसमें मामूली परिवर्तन अगर हम कर दें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक फसल आप एक वर्ष में चेंज करें, बदल दें, गेहूं की जगह अगर आप कोई अन्य फसल ले लें, अन्य फसल में चाहे वो दाल वाली कोई भी दलहन फसल ले लें, चना है, मसूर है, कोई भी ले लें, फिर उसके कुछ समय बाद 2-3 साल बाद फिर आप गेहूं लेना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये करें। और जो हमारी खरीफ की फसल है, धान में भी लगातार बोने में फिर वही कीट प्रकोप बढ़ता है, ये सब होता है। जैसे एक बार फसल चक्र अपनाने से थोड़ा सा बन जाता है, विविधीकरण भी बढ़ जाती है, पोषक तत्व हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। कृषि दर्शन का सजीव फोनी कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं अभी एक छोटा सा अंतराल। बस अभी उपस्थित हुए। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्य में अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको फ़ोन करने हैं और बात करनी है, और हमारे एक किसान हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी प्रश्न कीजिए, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार, मैं विपिन करारे मध्य प्रदेश सागर से बात कर रहा हूँ। जी नितिन जी, कैसे हैं भैया? जी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ मैम, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, प्रश्न कीजिए। मैम मूंग के बारे में जानना था, मूंग की बुआई कब तक कर सकते हैं ताकि लेट ना हो सके, और किसमें कौन सी बोनी चाहिए जानना था। जी बिल्कुल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि लेट ना हो जाए, सही समय बता दीजिए। कटारे जी, ये तो हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, आपने सुना होगा, ये ग्रीष्मकालीन मूंग बोने का सही समय अभी चल रहा है और मुझे लगता है 15 तारीख तक, उसके पहले भी अगर आप बोल रहे हैं 15 अप्रैल से पहले तक भी बोल रहे हैं तो इसका पैदावार भी अच्छी मिलेगी और बढ़वार भी फसलों की अच्छी होगी। बिल्कुल। लेकिन उससे अगर और लेट होंगे किसी कारण से भी तो तापक्रम बढ़ने से फिर बढ़वार में फ़र्क पड़ेगा, वो कुल मिला के उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। तो इस समय आप बुआई कर लें। एक प्रश्न आपने जाति के बारे में कहा था, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे जवाहर मूंग 3, जवाहर मूंग 721 और PDM 11, ये वो अच्छी जातियां हैं। इनमें जवाहर मूंग 3 जो है पीला रोग जो लगता है, पीला पत्ती रोग, उसको रोकती है, रोग रोधी जाती है। तो ये जातियां आप लगाएं, पैदावार इनकी बहुत अच्छी है, ये आप लगा सकते हैं। सिंचाई के बारे में ये जानना चाहते थे, सिंचाई व्यवस्था किस तरह से इसको देखें थोड़ा। अच्छा, पानी की। जी सिंचाई में देखिए, गर्मी में जैसे ही तापक्रम अभी तो बादल है, मौसम ऐसा है, इसके बाद में जो गर्मी बढ़ेगी तो एकदम तापक्रम करीब 40-42 और उससे ऊपर भी हो जाता है। तो सिंचाई बहुत आवश्यक है, पानी उपलब्ध है। तो इसमें करीब अगर आपकी हल्की मिट्टी है, खेत हैं, तो करीब 4-5 सिंचाई उसमें लगती हैं, और अगर भारी मिट्टी है जमीन आपकी तो उसमें करीब 3 सिंचाई पर्याप्त है, इतने में हो जाता है। तो ये आपको करना है समय पे, और इसमें ये ध्यान रखें कि स्प्रिंकलर से करें
तो एक समान भी होगा और पानी की बचत भी होगी। बिल्कुल। दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब बीज दर का किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो समावेश करें और ध्यान रखें कि उनकी बीज लागत भी कम लगे और अच्छी तरीके से उनकी बुआई भी हो जाए। हम तो मैम 1 एकड़ में 7 किलो 8 किलो बीज लगा देते हैं। और सर ने जैसी जानकारी दी कि स्प्रिंकलर से आप पानी करिए, और तापमान में गहरी अच्छी काली मिट्टी है तो आप 3 पानी में भी काम हो जाएगा, और वैसी मिट्टी है तो आप 4 पानी भी दे सकते हैं। लेकिन सर ने जो बात बताई बीज उपचार की, इसके बाद स्प्रिंकलर की, तो स्प्रिंकलर से तो पानी देने से बहुत मतलब वातावरण में बहुत अच्छा वो आ जाता है और बहुत फायदा रहता है किसान पानी की भी बचत होती है और बिजली की भी होती है। हाँ, इसलिए सर हमारे वैज्ञानिक सर ने बहुत अच्छी सलाह किसानों को दे रहे हैं और इस पे सभी किसान भाइयों को अमल करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अच्छा, तो मतलब हमारे दिनेश जी ये चीज बता रहे हैं कि वो भी ऐसा करते हैं और हमारे किसान भाई भी करें। आप कृषि विशेषज्ञ हैं, काफी लंबा अनुभव आप लोगों का हो चुका है। जब इस तरह की जब चीजें होती हैं, किसान जब इन बातों को मानते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं तो एक अलग खुशी होती है, बात बनती है। हम बात करना चाहेंगे पोषक तत्व प्रबंधन की, थोड़ा सा हमें पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताएं किसान। बस इसमें मुझे इतना कहना है कि अब किसान भाइयों ने खेतों पे बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया, वजन। अच्छा, मतलब 3 फसल लेने का। हाँ। पहले 1 फसल होती थी, 3 फसल। जब आप 3 फसल ले रहे हैं तो आपको मिट्टी को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए एक सूत्री कार्यक्रम है कि जैविक खाद, देसी खाद जरूर करीब उसका कुल आवश्यकता के जो स्फूर, नाइट्रोजन और पोटाश हैं उनकी आवश्यकता की मात्रा कम से कम 1/3 मात्रा तो आप उसके माध्यम से दो। और अधिक है, आप बन रहा है आपके घर में तो और आज ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये एकमात्र काम ऐसा है जिसकी वजह से कई फायदे होंगे। पानी ज़्यादा देर तक रुकेगा ज़मीन में, बढ़वार अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, दाना अच्छा होगा, तो आपको बाजार में भाव भी अच्छे मिलेंगे। तो ये जरूर करें, बाकी तो किसान भाई करते ही। बिल्कुल। खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई समझना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवार प्रबंधन किस तरह से करें। देखिए, एक तो गर्मी में थोड़े बारिश की तुलना में कम खरपतवार आते हैं, कचरा कम होता है, लेकिन चूंकि पानी लगता रहता है तो खरपतवार बीज तो रहती है खेत में आता है, तो इसमें ज़्यादा अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और समय आपके पास पूरा होता है। बारिश में ऐसा होता है कि पानी कब गिर जाए, कब नहीं खुले पानी, तो आप निंदाई नहीं कर सकते, फिर आपके खरपतवार नाशक डालना पड़ते हैं। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसमें तो बहुत अच्छा ये है कि आप करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बोएं और उनके बीच में खरीफ के मौसम के जैसे डोरे कुल पे चला दें। जी। तो उससे मिट्टी भी भुरभुरी होगी, खरपतवार भी नष्ट होंगे, पेड़ के तने के ऊपर भी मिट्टी चढ़ेगी साइड में, और वो अच्छी सुविधा रहेगी फसलों। बिल्कुल, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उज्जैन से कैलाश जी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। गेहूं का भंडारण के लिए सावधानी रखना चाहिए, क्या है? प्रश्न फिर से कीजिए। गेहूं के भंडारण के लिए पूछ जी जी जी। गेहूं के भंडारण के लिए। जी जी, गेहूं के भंडारण के लिए पूछना चाहते हैं। बिल्कुल उचित समय है और सही समय पे आपने सही प्रश्न किया है जी। और भंडारण का बहुत सही समय है गेहूं के लिए भी और अन्य फसलों के लिए जी, भी। बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं में खास तौर से ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी भंडारण का पात्र उपयोग कर रहे हैं, चाहे आपके बोरे हों अंदर रखने के लिए, या आपके मिट्टी के भंडारण बने हों, या आपके जो आजकल के जो आधुनिक भंडारण आ रहे हैं वो आपके हों, लेकिन उनमें भंडारण करने के पहले 2 काम बहुत आवश्यक हैं। पहला काम, गेहूं को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। जब उसको हम दांत के दबाएं तो कट की आवाज़ आना चाहिए दाने में, मतलब पूरी तरह सूख गया है, बिल्कुल। तो उसमें संभावना बहुत कम हो जाती है कीड़े लगने की। दूसरा, जो आपका भंडारण का पात्र है, जो स्थान है, उसको पूरी तरह से साफ सफाई कर लें और लगे तो कीटनाशक से एक बार उसमें स्प्रे करके और कुछ दिन पहले, और फिर वापस सूख जाए, हाँ। उसके बाद उसको नमी नहीं रहना चाहिए, उसके बाद करें। और जो भी ऐसे स्थान है, मतलब उसको हवा बंद हो जाना चाहिए, पूरी तरह कहीं खुला ना रहे, इस तरह से हो। और आजकल अगर संभावना होती है कहीं इस तरह, तो EDB एम्प्यूल भी आजकल भंडारण में हमें डालना चाहिए। तो वो 1 एम्प्यूल प्रति क्विंटल बीज के हिसाब से आपको, अगर बड़ा चौड़ा आपका है तो सब जगह रखना चाहिए। हाँ, स्टिक की सहायता से, लकड़ी की सहायता से उसमें डाल दें, तो वो भी एक
धूम जैसा होता है, तो उसकी वजह से भी अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत कीटनाशक का प्रभाव आता है तो कीड़े कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह हमारे किसान भाई ध्यान रख सकते हैं कि भंडारण करते समय नमी ना हो, इस बात का ध्यान रखें और भंडारण करें। दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे, किसान भाई सुनना चाहेंगे कि अभी इस समय आपके खेत में कौन कौन सी सब्जियां लगी, जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, अभी ये कुछ खेत किसानों ने खाली रखते हैं सब्जी के लिए, उसमें जनवरी 14-15 जनवरी के बाद से भिंडी, टमाटर का रोपा डाल दें हम लोग, भटे का रोपा डालते हैं और उसको लगाते हैं और इस बाद 2-3 महीने में फसलें आने लगती है, फिर मार्केट भेजते हैं उसमें और उसमें जैविक खाद भी डालते हैं। सर ने कहा जैविक, मूंग में जैविक खाद, गोबर की खाद, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज सर ने कहा कुल्पे डोरे, वो भी बहुत अच्छी बात। उससे क्या पूरा खेत अभी इतना मतलब जो है कि खरपतवार आता नहीं है। अच्छा, सर ने बहुत अच्छी बात बताई और ये स्वागत योग्य बात बताई सर ने कि आप गोबर का जो खाद बना रहे हो जैविक का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही कुछ जवाब ही नहीं है, कहना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्वागत योग्य बात सर जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा भी हमारे इस कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में चल रही है। और हमारे एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं शिवराज गुर्जर जी हैं, ये हैं हमारे मंडीदीप से है, हम इनसे बात करते हैं। जी जी नमस्कार, प्रश्न कीजिए अपना। मैम, हमारे यहाँ मूंग की जो बोनी थी 5 दिन पहले हो चुकी है, लगभग 2 पत्ती मूंग हो चुका है जी। और उसमें क्या करना चाहिए कि कोई कीट को प्रॉब्लम ना हो? जी, अब 2 पत्ती निकल आ चुकी है और इनको बिल्कुल शिवराज जी ने चिंता शुरू कर दी है, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जी, किसान भाइयों को इतना ही जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। जी बिल्कुल। शिवराज जी, अभी कोई दवा नहीं डालना है, लेकिन नज़र बनाए रखना है खेत पर, फसल पर। अगर कहीं कोई शुरुआत होती है तो दवा डालने की जरूरत पड़ेगी। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मूंग में एक सफ़ेद मक्खी, मच्छर जैसी एक है, कीट है, वो आता है और ज़्यादातर वो पत्तियों के नीचे की तरफ रहता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम पौधे को हिलाएंगे तो उड़ता हुआ नजर आता है जी। और वो अर्ली स्टेज में अभी 2 पत्ती हो गई हैं इनके, कह रहे हैं फसल की, थोड़ा सा और बड़ी होगी तो उसके बाद में प्रकोप होने की संभावना रहती है। हाँ। तो अगर वैसा आपको पौधा हिलाने से वो दिख रहा है तो आप समझ जाएं कि ये सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इसमें हुआ है। तो उसके लिए एमिडाक्लोप्रिड नाम का जो कीटनाशक है, ये 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के, जैसे पीठ वाला अपना स्प्रे 15 लीटर का आता है, तो 15 मिलीलीटर दवा उसमें डाल के और ये आप स्प्रे कर देंगे तो वो मक्खी नियंत्रित हो जाएगी। वो फैलाती है पीला मोज़ेक रोग, मतलब ये ऐसा है कि रोग को नियंत्रण करने के लिए कीड़े को नियंत्रित करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये जरूर कर लें और स्प्रे जब करें तो ये ध्यान सावधानी रख लें कि नीचे की तरफ पत्तियों में होती है तो स्प्रे केवल ऊपर ऊपर ना करें। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि रोग जहाँ है वहाँ पर उसका उपचार किया जाए। अगर रोग पौधों के नीचे है तो हमें उपचार भी पौधों के नीचे की तरफ करना है। अगर रोग का प्रभाव अगर पत्तियों के ऊपर दिखता है तो हमें ऊपर की तरफ करना है। गन्ना भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, गन्ने के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। गन्ना वर्ष भर पूरे खेत में खड़ी रहती है, पूरे वर्ष भर, तो उसमें देखभाल की भी अधिक आवश्यकता होती है। सामूहिक रूप से अगर अभी गर्मी के समय हम बात करें तो एक तो पहली आवश्यकता है सिंचाई। जी। तो सिंचाई में किसान भाई गर्मी के दिनों में करीब 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई गन्ने में करना चाहिए। गन्ने के में स्प्रिंकलर, एक बड़ा स्प्रिंकलर आता है गन्ने का, उसको रेन गन बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि ऊंची फसल है, छोटे स्प्रिंकलर चलते नहीं है, तो एक बड़ी रॉड में ऊपर स्प्रिंकलर होता है, तो उसको रेन गन बोलते हैं, किसान भाई उपयोग कर रहे हैं। जी। तो उसकी सहायता से इसका छिड़काव करें और पानी दें। तो एक तो ये तरीका है। और अगर मान लीजिए उससे नहीं कर रहे हैं तो जो आपके कूड़ मेड़ बने हुए हैं खेत में, क्यारियाँ बनी हुई हैं, उसमें घुमावदार पद्धति से एक कोने से आपने पानी छोड़ा, ऐसे जाएगा, घूम के ऐसे जाएगा, उसको इस तरह से नाके सरे काटते हैं किसान भाई, वो पूरी क्यारी भर जाती है, फिर अगले में कर देते हैं। तो इस तरह से कर लें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और गन्ने में एक और सावधानी इस समय ये रखना है कि अगर पानी की कमी होती है कई बार तो एक मल्चिंग कर दें, पलवार बिछा दें। गन्ने की ही सूखी पत्तियां जो पिछली फसल कटी है उसको मेड़ पे किसान भाई इकट्ठा करके रख लेते हैं और इस समय उसको 2 कतारों के बीच में उसको बिछा देते हैं सूखी पत्ती को। तो क्या होगा कि आपको खरपतवार भी नहीं आएंगे,
क्योंकि पानी लगता रहता है, खरपतवार हर कभी आते रहते हैं। बिल्कुल। और पानी का वाष्पीकरण होकर भी नहीं उड़ेगा। तो अगर हम 10 दिन के अंतर पे वैसे सिंचाई कर रहे हैं तो इसमें 15 दिन के अंतर पे करेंगे तो पानी बचेगा। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात और बहुत सार्थक आज की हमारी चर्चा हुई है। हमारे विशेषज्ञों को हम देते हैं धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर एच डी वर्मा, वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ, और साथ है दिनेश पराशर जी, हमारे किसान हमारे साथ थे। आज ये चर्चा आपके लिए बहुत लाभकारी रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में फिर इतना ही। अब दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।